बिपिन रावत ने बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर भारत और चीन के दरमियान बातचीत का अमल फेल हो जाता है तो फिर भारत के पास उसके बाद फौजी ऑप्शन, आर्मी ऑप्शन वो महफूज है। एक बड़ा बयान आज खारजा वजीर की जानब से सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और चीन के दरमियान पहली बार इस तरह का मौका 1962 के बाद आ गया है कि जब LAC पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात इस कदर कशीदा बने हुए हैं। हमारे सीनियर साथी इशफाक गौहर दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इशफाक, आपका खैर मकदम है और साथ ही साथ जानना चाहेंगे कि आज खारजा वजीर का ये बयान क्या दर्शाता है, क्योंकि बड़ी मुद्दत के बाद ये बयान सामने आ गया है। सरकारी स्तर पर कहीं ना कहीं जो बातचीत है अगरचे फेल नहीं करार दी गई है, लेकिन इशारे ऐसे लग रहे हैं कि जो फौजी स्तर पर या डिप्लोमेटिक स्तर पर आज तक चीन के साथ एंगेजमेंट्स हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद नाकामी की तरफ वो जा रहे हैं। और जो बिपिन रावत का बयान है उसको आप आज के बयान से अगर जोड़ेंगे तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है? देखिए हिलाल, अगर वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब के बयान को आप देखेंगे, ये वर्ड है फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी सरकार के सबसे टॉप मोस्ट मिनिस्टर और सरकार के टॉप मोस्ट आदमी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लद्दाख के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और सिर्फ चंद दिन पहले, जैसे आपने खुद कहा, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जो है जनरल बिपिन रावत, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो इस बात की अक्कासी कर रहा था कि सिचुएशन कोई भी अगली टर्न ले सकता है और वो सूरत हाल उस तरीके की ना हो, उसको काबू करने के लिए उन्होंने कहा था कि देखिए मुज़ाकरात के दरवाजे के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से, डिप्लोमेटिक टॉक्स के ज़रिए से अगर बीजिंग चाहता है तो मसले का हल निकाला जा सकता है। लेकिन जो बयान आज आया है, जब आप इसके लेंथ एंड ब्रेथ को, स्टेटमेंट को देखेंगे और 62 का मामला सामने रखा गया है, 62 की बात सामने रखी गई है, उसके बाद कहा गया कि उससे भी संगीन सूरत हाल है, तो ये साफ साफ एक चीज़ का इशारा दे रही है कि सूरत हाल वाक़ईतन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो लद्दाख पर है, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर जो है, वहाँ पर कितनी ख़राब है। क्योंकि 30,000 फौजें एडिशनल, एक तो जो हमारा वहाँ फ्यूरी बैक है वो जो है ही, उसके अलावा हमने 30,000 फौजें वहाँ डिप्यूट कर दिया बॉर्डर पर। दैट मीन्स कि सिचुएशन इज़ नॉट अंडर कंट्रोल, नंबर 1। नंबर 2, जो बहुत बड़ी इसमें बात है वो ये भी है कि हमने आज तक डिप्लोमेटिक टॉक्स के ज़रिए से बड़े विवाद हल किए हैं। डोकलाम कुल मिलाकर 37 दिन रहा था, 37 डेज। आज हम 135 दिन हो गए लद्दाख में, लेकिन 1 इंच का भी पेशरफ्त नहीं हो पा रहा है सिवाय एक जगह को छोड़कर। बाकी अब रेस्ट अगर आप देखेंगे, पैंगोंग TSO जो हाइपर सेंसिटिव है, दिप्सांग के अंदर जो उससे हाइपर सेंसिटिव है, वहां पर चीन ने साफ मना कर दिया, कहा कि हम जो बताएंगे आप वैसे आइए। जिस पर भारत सरकार की तरफ से रद्द-ए-अमल आया कि नहीं, इस बार जो कुछ होगा वो ये होगा कि आप 2 महीने पुरानी पोजीशन को रेस्टोर कीजिए, उसके बाद बातचीत होगी। दैट मीन दिप्सांग का मामला और आज के मामले को जब आप कंपेयर करेंगे, जो डॉक्टर जयशंकर साहब बता रहे थे, कहते पिछली बार तो हमने टॉक्स के जरिए से बड़ी अचीवमेंट की थी और 37 दिन के दौरान बातचीत हुई और खुद वो उस वक्त क्या थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे। तो लेकिन आज वो मामला अभी नजर नहीं आ रहा। फिर चुमार का उन्होंने खुद जिक्र किया, जैसे आप बोल रहे हैं कि आज वो मामला नजर नहीं आ रहा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लद्दाख की सरहदों पर फौजें भी, उनकी तादाद बढ़ा दी गई हैं और उसके साथ साथ हमने देखा कि मिसाइल सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। बिपिन रावत का बयान, उन्होंने कहा कि अब फौजी ऑप्शन जो है वो लास्ट ऑप्शन होगा अगर टॉक्स फेल हो गई है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जंग के बादल मंडरा रहे हैं भारत और चीन के दरमियान? क्या इस तरह का माहौल नजर आ रहा है? देखिए, हम अफवाहों और जंगी जुनून के कायल नहीं है, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त साउथ एशिया के अंदर बन रही है वो इसकी ओर इशारा दे रही है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी की तरफ से आज थोड़ी देर पहले एक बयान आया, उन्होंने कहा ट्रंप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और ट्रंप ने खुद कहा कि आने वाली सर्दियों में चाइना के लिए कुछ अच्छा नहीं है जी, हम बड़ी चीज़ें करने जा रहे हैं। साउथ चाइना के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर जो हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जर्मनी एक तरफ से, जापान एक तरफ से, अमेरिका एक तरफ से, भारत एक तरफ से, सारा दबाव चाइना पर है, तो वो भी एक बड़ा प्रेशर है। और दूसरा, जो हमारे बॉर्डर्स, लद्दाख वाला पोर्शन जो है जो चाइना के साथ जुड़ रहा है, वहां पर जिस तरीके से डिफेंस सिस्टम लगाया गया है, जिस तरीके से कल हमने देखा कि एडवांस मिसाइल सिस्टम लगाए गए, डिप्लॉयमेंट कर दी गई है, और हमने देखा कि
फिजा से लेकर जमीन तक हर एक चीज अलर्ट कर दी गई है। तो वो ये साफ बता रहा है कि सिचुएशन जो है वो जंग की ओर ही जा रही है। हम तो ये चाहेंगे कि जंग ना हो, क्योंकि चाइना ने लगातार, बीजिंग का एक बड़ी परेशानी ये है कि टेबल के ऊपर वो बात करते हैं, लेकिन जब उसे इन लेटर एंड स्पिरिट अडॉप्ट करने की कोशिश करनी होती है, इंप्लीमेंट करने की कोशिश होती है, वहां पर वो यू टर्न मारते हैं। और यही यू टर्न की वजह से अभी तक मामला जो वो उलझा है, नंबर 1। नंबर 2, जो चाइना की सबसे बड़ी परेशानी है और जो पूरे दुनिया के अंदर जिस चीज को माना जाता है कि चाइना 3 कदम चलता है, 1 कदम पीछे हटता है दोस्ती के बहाने और 2 कदम उसके पास रहता है। वही वो लद्दाख के अंदर करना चाहता है। जिस तरीके से हमने देखा कि गलवान के अंदर थोड़ा सा वो पीछे चले, बफर जोन बनाया। अब वो क्या कह रहे हैं, जहां पर वो है फिंगर 2, फिंगर 4 पर आप 1 किलोमीटर पीछे जाइए, हम 1 किलोमीटर पीछे जाएंगे। भारत का 1 किलोमीटर पीछे जाना मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन लाइन भारत सरकार की है LAC फिंगर 8 वो खत्म, फिंगर 2 के पीछे जाइए। और उनका क्या होगा, फिंगर 4 के बीच में, यानी वो फिर आगे आए हैं। तो ये जब इस तरीके का माहौल हो, उसमें आपका लास्ट ऑप्शन होता है या तो डिप्लोमेटिक टॉक्स या फिर मिलिट्री एफर्ट। और मुझे जो लग रहा है दिल्ली से जो हमें अभी आसार कराइम लग रहे हैं और जो ग्राउंड जीरो से हमें इतलात मौसूल हो रही हैं, वो ये है कि फौजें लंबी वहां रुकेंगी, फौजियों को वापस नहीं बुलाएगा, वो आज जयशंकर जी ने भी कहा। और अब कोशिश की जाएगी उन पिन पॉइंट्स को टच करने की जहां जहां पर कमजोरी चीन की है बॉर्डर पर, क्योंकि बॉर्डर देखिए एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, दिप्सांग और पैंगोंग सोई नहीं है, बड़ी चीजें हैं जहां पर चीन की भी कमजोरियां हैं, शायद वहां पर हैम्पर करने की कोशिश की जाएगी, नंबर 1। और नंबर 2, अगर इस तरीके का कोई भी अटेम्प्ट होता है तो सिचुएशन काफी अगली टर्न लेगी। क्योंकि अभी जो खबर डेवलप हो रही है इस्लामाबाद पाकिस्तान से, मीडिया जो इस्लामाबाद पाकिस्तान का है वो भी प्रेडिक्ट कर रहा है कि बिटवीन सितंबर टू नवंबर मेजर डेवलपमेंट्स होगी और दोनों देश जो है वो जंग की ओर जा सकते हैं। जब अमेरिका के बाद अब इस्लामाबाद की बात करेंगे तो जरूर मुझे ये लग रहा है कि साउथ एशिया का अमन जो है वो बिल्कुल खतरे में। बिल्कुल बिल्कुल गवर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और कहीं ना कहीं जो भारत और चीन के दरमियान अभी मामलात काफी कशीदगी के शिकार हो रहे हैं, मुबसरीन का भी ये मानना है कि अगर कोई भी टकराव दोनों देशों के दरमियान होता है तो ये सिर्फ दोनों मुल्कों के सरहदों तक महदूद नहीं रह सकती हैं, बल्कि इसका जो असर है वो साउथ एशिया के साथ साथ पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। लेकिन भारत का लगातार ये इल्जाम है कि चाइना की जानब से जितने भी आज तक एग्रीमेंट्स हुए हैं और जो रिसेंटली भी बातचीत हुई हैं उसमें जो कुछ बातें हैं जिन पर कोई पेशरफ्त हुई थी या कुछ माहदे तय हुए थे, उनका मानना है कि चाइना की जानब से उसकी वायलेशन की जा रही है। और LAC के आसपास जो कुछ एरियाज है जहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करने पर पाबंदी आयद है या उस पर दोनों मुल्कों ने ये एग्री किया है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगी, लेकिन भारत का इल्जाम है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन जो है वो लगातार जारी है। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है और हालात किस कदर LAC या लद्दाख के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि अब इस मामले पर, इस नुक्ते पर सबकी नजरें मरकूज हो गई हैं। तो नाज़रीन, लद्दाख के बाद अब बात करते हैं वादी कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की। अपनी पार्टी भी मर्ज वजूद में आई और अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखी हुई है। हालांकि अभी तक इस जमात ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन जब से 5 अगस्त का फैसला आ गया उसके बाद इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी पॉलिसी बाकी पार्टियों से कुछ किसी हद तक मुख्तलिफ है, क्योंकि यही वो पार्टी है जो अभी तक गुपकार डिक्लेरेशन के साथ नहीं गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगरचे गुपकार डिक्लेरेशन को रद्द किया और उसकी कंडेमनेशन भी की, वहीं पर अपनी पार्टी का क्या ख्याल है जो गुपकार डिक्लेरेशन हुआ है। हमारे साथ अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुंतजिर मोहिद्दीन हमारे साथ मौजूद है। मुंतजिर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कल आपकी मीटिंग हुई है, सीर हासिल बहस हुई है, काफ़ी सारे मामलात पर गुफ्तशनीद हुई हैं, लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन पर आपकी पार्टी का किस तरह का रद्द-ए-अमल है? क्या आप गुपकार डिक्लेरेशन के साथ जाना चाहते हैं या कि फिर भारतीय जनता पार्टी की तरह आप भी उससे दूर ही रहना चाहेंगे? जनाब, मैं ये अर्ज करूं कि गुपकार डिक्लेरेशन पे अगर बात की जाए तो वो उस पे एक सवालिया निशान अभी तक बना हुआ है, क्योंकि गुपकार में जब मीटिंग हुई वो 4 अगस्त की तारीख थी, 4 अगस्त 2019। उस वक्त न आर्टिकल 370 न 35A एब्रोगेट हुआ था, वो इंटैक्ट था। तो उस वक्त जो लीडर्स ने मीटिंग की वहाँ मुख्तलिफ पार्टीज़ की, उन्होंने फैसला लिया कि हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वो गुपकार डिक्लेरेशन वही है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, क्योंकि वो उसी 5 अगस्त को वो
एब्रोगेट किया दिल्ली सरकार ने। बहुत ज़्यादती हुई रियासती जम्मू कश्मीर के साथ, यहाँ के अवाम के साथ, वो एब्रोगेट करने की वजह से। लेकिन जो उन्होंने 4 अगस्त को डिक्लेरेशन का ऐलान किया था वो तो ख़त्म हो गया। अब जो वो वही, ये इसलिए मैंने कहा एक सवालिया निशान बना हुआ है, वो वही चीज़ दोहरा रहे हैं कि गुपकार डिक्लेरेशन ये था कि आपने 4 अगस्त को फैसला लिया। मुंतजिर साहब, क्या आप नहीं समझते हैं 4 अगस्त के बाद 1 साल से ज़ायद वक्त गुजर चुका है और आपका बजा फरमाना है कि वो प्रोटेक्शन के लिए था उस वक्त, लेकिन उसके बाद वो फैसला हो गया। लेकिन आज की डेट में क्या आपको नहीं लग रहा है कि प्लेटफॉर्म की सूरत ये इख्तियार कर गया है, बेशतर बड़ी पार्टीज जो है उन्होंने आपस में हाथ मिला दिया है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि अगर यहाँ से कोई यूनानिमस आवाज़ निकलेगी तो आपकी आवाज़ भी उसमें जानी चाहिए, या कि फिर आप अलग राय रखते हैं? देखिए, अभी वो जो जिसे आप या वो पार्टी जिन्होंने ये एलामिया जारी किया है, अभी इसे आप जिसे गुपकार डिक्लेरेशन कहते हैं, वो तो मैंने बता दिया दैट वाज फॉर द प्रोटेक्शन हुआ नहीं। अब उनको बात करनी चाहिए, उनका प्रोग्राम आना चाहिए फॉर द रेस्टोरेशन, क्योंकि अब ये रेस्टोरेट कराना है उनको बकौली उनके, तो उस पे उनकी बात आनी चाहिए। तो उनका अभी जो मौक़िफ़ है वो वाज़ह नहीं आया है। वो अगर यही पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP डिक्लेरेशन के बदले अब रेस्टोरेशन का नाम देते हैं तो क्या उसके बाद आप उनके साथ हाथ मिलाएंगे? आपको पता होगा कि हमारी पार्टी का इजलास हमारे पार्टी सदर सईद अल्ताफ बुखारी साहब की सदारत में कल भी जारी रहा और आज भी हम 2 बजे से शुरू कर रहे हैं दोबारा वो। हता कि कुछ वफूद आए थे मिलने, उन्हें उस वजह से थोड़ा सा डिले करना पड़ा इन मीटिंग को। तो हमारी मीटिंग आज भी जारी रहेगी। तो इंशाअल्लाह ताला शाम तक हमारी पार्टी का मौक़िफ़ खुले तौर आ जाएगा सामने कि हम क्या कहते हैं। दूसरी ओर मैं ये बता दूं कि हमारी पार्टी की तरफ से, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, इसकी तरफ से पहले ही इस एब्रोगेशन के खिलाफ जो आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन हुई, उसके खिलाफ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है कि इस पर नजरसानी की जाए। और हम पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद करते हैं हम इंशाअल्लाह ताला फैसला जब आए वो जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में आना चाहिए, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो बाकी हमारे प्रेसिडेंट साहब जब आज मुंतजिर साहब आपसे आखिर पर जानना चाहूँगा, क्या आपको कोर्ट से बाहर भी इसकी रेस्टोरेशन है 370 की रेस्टोरेशन के हवाले से कोई रास्ता या कुछ नज़र आ रहा है? जनाब, आज जब हमारी रास्ते तो बहुत हैं। रास्ता हिंदुस्तान का पार्लियामेंट है। जो पार्टी इस वक्त डोल पीट रही है इसका डिक्लेरेशन का, गुपकार डिक्लेरेशन का, उनके ऑनरेबल 3 मेंबर साहिबान वहाँ है, उनकी तरफ से अभी उस पर वहाँ कोई बात हुई नहीं, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैं ये बता दूँगा कि रास्ते हैं, हिंदुस्तान पार्लियामेंट भी है, दिल्ली गवर्नमेंट भी है, और उसके जो हमारे पास इस वक्त नहीं है जम्मू कश्मीर असम्बली, नहीं तो वो भी थी। तो हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ होगा, वो हमारे कायद जनाब अल्ताफ बुखारी साहब आज की मीटिंग कंप्लीट करने के बाद मुंतजिर साहब, चूंकि कल भी मीटिंग चली है, क्या उसमें ये डिक्लेरेशन या रेस्टोरेशन जो आर्टिकल 370 की है उस हवाले से कोई गुफ्तशुनिद हुआ? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि कुछ लीडरान ने ऐसा भी कहा कि अगर ये कुछ जमातें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ PDP हो या जो भी इस डिक्लेरेशन के साथ हैं, अगर इसको रेस्टोर करने में कामयाब हुई तो फिर वो अपनी दुकानें बंद करेंगे, इस तरह के अल्फाज आए हैं। देखिए, ये हमारे किसी लीडर का तो बयान नहीं हो सकता है, क्योंकि जब मीटिंग ही कंक्लूड नहीं, बातें आई, अंडर डिस्कशन कुछ चीज़ें आई, मतलब एब्रोगेशन आया, गुपकार का ये जो मामला बोल रहे हैं, डिक्लेरेशन का ये मामला आया, लेकिन कोई हतमी इस पे फैसला नहीं हुआ पार्टी की तरफ से। इसलिए इंशाअल्लाह ताला आज जब हमारी मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी साहब इस पे बात करेंगे, प्रेस को भी ब्रीफ करेंगे, बाज़ाब्ता प्रेस नोट आएगा हमारी पार्टी की तरफ से, और इंशाअल्लाह ताला हम निकले हैं। ये कोई दुकानदारी की बात नहीं है, हमारी एक सियासी पार्टी है बाकी पार्टियों की तरह, जिसमें कम से कम वही लोग हैं, 95% मेजॉरिटी के वही लीडर साहिबान हैं जो मिनिस्टर रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं, यानी अवामी नुमाइंदे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी तरफ से वही बातें उठाई जाएंगी जो इंशाअल्लाह सच पे मबनी होंगी और रियासती जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में होंगी। चलिए मुंतजिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तरह से जानकारी देने के लिए और अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का इजलास आज भी जारी रहा और कल भी गुफ्तशुनीद हुआ, गुपकार डिक्लेरेशन ज़ेर बहस आया।
जहां तक हमारे ज़राए का ताल्लुक है, उनका मानना है कि कुछ लीडरान ने यह भी कहा है कि रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 इम्पॉसिबल है, और कुछ ने यह भी कहा कि अगर कुछ जमातें इसको लाने में कामयाब होती हैं तो वो फिर अपनी पार्टी, यानी उनका मानना था, अल्फाज इस तरह से दोहराए गए कि अपनी दुकान बंद करेंगे, यानी इस तरह के बयानात वहां पर आए। लेकिन जो मौक़िफ़ बना उस मीटिंग के दौरान वो यही निकलकर सामने आया है कि वो गुपकार डिक्लेरेशन के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन ऑप्शनली इसकी अनाउंसमेंट जो है अभी होनी बाकी है। और इस हवाले से आज भी जो मीटिंग है वो जारी है, और माना जा रहा है कि कल इस हवाले से जो पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब हैं वो मीडिया से बात करेंगे और पूरा नुक्ते नज़र जो है इस मीटिंग का वो वहाँ पर सामने रखेंगे। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि इस मीटिंग में जो पार्टी का बुनियादी ढांचा कैसे खड़ा किया जाए, और जो सेक्रेटरीज, जनरल सेक्रेटरी, उसको असर नौ जो है तश्कील दिया जाएगा, और इस पर भी कल ही बात हुई है और आज भी इस पर बात हो रही है। चलिए नाज़रीन, बात सियासत की, और सियासत में अब पीडीपी भी शामिल हो चुकी हैं, क्योंकि पीडीपी पर जहां इससे पहले भी जो उनकी एक्टिविटीज़ है उन्हें बंद किया गया था, क्योंकि उनका मानना था कि बेशतर लीडरान उनके बंदी है, हाउस डिटेंशन में हैं, और वो पार्टी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। लेकिन आज उनकी जानब से एक मीटिंग मुनक़्क़द हुई है पीडीपी हेड ऑफिस श्रीनगर में, और यहाँ पर कुछ बड़े लीडरान अगरचे मौजूद नहीं थे, लेकिन सेकेंड लाइन लीडरशिप यहाँ पर आज हाजिर रही, और इस दौरान मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तशनीद हुई, और उसके साथ साथ जो पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती है उसके रिहाई के हवाले से भी गुफ्तशनीद हुई है, और सरकार से मुतालबा किया गया है कि उनकी रिहाई मुमकिन बनाया जाए। और उनका यह भी मानना था कि किस तरह से सियासी एक्टिविटीज़ जो है आगे भी बढ़ा दी जाए, और इस हवाले से जो हायल रुकावटें हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाएगा, और उसके लिए पार्टी को क्या कुछ करना होगा, इस पर आज सिर हासिल बहस हुई है। लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने मीडिया के साथ बात भी की है, और बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। जो यहाँ का यूथ है, कश्मीर का यूथ है, जो बाहर के जेलों में बंद है, यहाँ के जेलों में बंद है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि मीडिया पे किस तरह कदगंदे लगाई जा रही है, मीडिया पर्सन्स को जेल लिया जा रहा है, यहाँ के पॉलिटिशियंस को फेक केसों में फंसाया जा रहा है, यहाँ जो है पॉलिटिकल कैसे वेंडा जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ किया जा रहा है। यहाँ देखिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि हम जिएंगे पीस प्रॉपर्टी विद, हम चाहते हैं कि हम इज्जत से जिए, हम चाहते हैं कि जहाँ जो हमारा हुकूक है, जो हमारे हुकूक है, बेसिक हुकूक है, उन्हें रेस्टोर किया जाए। हम चाहते हैं कि ये ज़ातियाँ बंद हो, हर एक इंसान को यह बात करने का हक हो। तो यही वजह है कि हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से कि यहाँ जितने भी यूथ बाहर के जेलों में है, यहाँ के जेलों में उन्हें रिहा किया जाए। यहाँ की जो जातियाँ हो रही है यहाँ के प्रेस के साथ, यहाँ के पॉलिटिशियंस के साथ, वो बंद होनी चाहिए। यहाँ जो है सबको रिलीज करना चाहिए। चलिए नाज़रीन, ये थी पीडीपी लीडरान की मीडिया के साथ बातचीत। लेकिन आपको बताते चले कि इस बातचीत के साथ ही जब उन्होंने महबूबा मुफ्ती जो कि पार्टी की सदर है उनकी रिहाई के हवाले से मुतालबा किया और एहतजाज करने की कोशिश की, तो इसमें तकरीबन जो शामिल 5 लीडर है उन्हें उसी वक्त पुलिस की जानिब से हिरासत में भी लिया गया है। यानी ये लीडरान मुतालबा कर रहे थे कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को फौरन से पेशतर रिहा किया जाए, और उन्हें किस गुनाह की सज़ा दी जा रही है, उन्होंने क्या कुछ किया है कि उन्हें सज़ा दी जा रही है, इस तरह से उनकी डिमांड थी। हालांकि महबूबा मुफ्ती जो है उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है, और उन्हें अभी भी पाबंद सलासल रखा गया, हाउस डिटेंशन में रखा गया है। और आज पार्टी लीडरान जो है जब पीडीपी ऑफिस पर जमा हुए तो मुख्तलिफ मामलात पर बात करने के बाद उन्होंने यहाँ एहतजाजी मुजाहरा करने की भी कोशिश की, जिससे पुलिस ने नाकाम बनाया है। कम बैक के तौर पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से प्रोटेस्ट जो है वो आज अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अफसरान हैं मौके पर मौजूद थे, और इस प्रोटेस्ट को कवर करते करते आप देख पाएंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान बिल्कुल अफसर वहाँ पे मौजूद हैं, और इस एहतजाज को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन बैनर्स वगैरह को जो है आगे शायद गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आप देख पाएंगे कि किस तरह से बड़ी तादाद में जो यूथ के लीडर हैं, पीडीपी के सारे लीडरान जो हैं, उनको कहीं ना कहीं निस्ब से ज्यादा लीडरान जो हैं, अब्दुल गनी नसीम साहब जो कि साबिक एमएलसी हैं, जमीन पर गिर गए। लेकिन उसके बाद जो बाकी लीडरान हैं जिनके हाथ में बैनर वगैरह हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और काफी ज्यादा लीडरशिप जो आप देख पाएंगे कि बड़ी तादाद में इनको गाड़ियों में डाला जा रहा है, और इस प्रोटेस्ट को अपने पीडीपी ऑफिस के बाहर
ले जाने की कोशिश के दौरान पीडीपी की जो यूथ लीडरशिप है उसको गिरफ्तार किया गया और हिरासती तौर पर एहतियात में लेने के बाद ये गाड़ी जो है, ये एहतजाज जो है यहीं पे एक मुंतशिर हुआ, इख्तिताम पजीर हुआ। और सुबह से लगातार हम कह रहे थे कि पीडीपी की आज कमबैक के तौर पर पॉलिटिकल एरा में जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वापसी के बाद ये पहला एहतजाज था जो रूप भट्ट, अब्दुल हमीद कोशीन, इंजीनियर नजीब अब्बास खान, आरिफ लाई गुरु और डॉक्टर बख्शी और बाकी जो लीडरान थे, इस पूरे समारोह में हमने देखा कि किस तरह से इनको गिरफ्तार किया गया। और दूसरी तरफ आपको दिखाएं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस मेन गेट के बाहर जो लीडरान आ रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया और पार्टी सदर के हक में नारेबाजी लगातार जारी रही। इस तरह से ये जो जुलूस था, ये जो प्रोटेस्ट मार्च था जो पीडीपी ऑफिस से निकलकर बाहर आने की कोशिश कर रहा था, मौके पे मौजूद थे एसडीपीओ यहाँ पे मौजूद थे और जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को यहीं पर मुंतशिर किया और मुंतशिर करने के साथ ही पीडीपी की इस क़यादत को आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी। हालांकि जब पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की हिदायत पर इस मीटिंग को तलब किया गया था, उसके बाद यहाँ पर यूथ लीडरान ही मौजूद थे। कोई भी बड़ा लीडर जो था आज के इस तकरीब में नज़र नहीं आया, लेकिन यूथ लीडर जो थे उन्होंने बाहर आकर प्रोटेस्ट करना चाहा और नौजवानों की गिरफ्तारी और जम्मू कश्मीर में मजमूई सूरत हाल पर जो है एहतजाज करते रहे और जिसके बाद इस गेट के बाहर आने से पहले ही उन्हें कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया, एहतियाती तौर पर नज़रबंद किया गया और पार्टी सदर के हक में लगातार नाराबाजी जो है चलती रही और इस मीटिंग को इस तरह से यहीं पर इख्तिताम पजीर कर दिया गया। पीडीपी हेड ऑफिस में जो ये मीटिंग बुलाई गई थी इसमें बड़ी तादाद में नौजवान शामिल थे और अंदर जो मीटिंग चली थी और मुख्तसर तकरीर के दौरान लीडरान ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की। फेज़ फर्स्ट में पीडीपी के लीडरान की आज की इस मीटिंग को जम्मू कश्मीर पुलिस ने, इंतज़ामिया ने बाहर आने की इजाज़त नहीं दी और जितना हो सका अंदर इन्होंने तकरीरें की, बातचीत की, लेकिन बाहर आते ही उन्हें गिरफ्तार किया गया और इस तरह से ये आज पहला जो था पुरअमन एहतजाजी मार्च और उसके बाद पीडीपी लीडरान की जो मीटिंग थी इख्तिताम पजीर हुई और पुलिस ने बेशतर लीडरान को हिरासत में लिया और बेशतर लीडरान अभी भी अंदर नाराबाजी करें। फिरदौस नजार के साथ सईद तजम्मुल, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल, श्रीनगर, कश्मीर। चले नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में अब मुहर्रमुल हराम के जुलूस के हवाले से बात करते हैं क्योंकि इस बार बेशतर जो शिया अंजुमने हैं, जो मुख्तलिफ शरियानी शिया या बाकी अंजुमने हैं, उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि वो इस बार इन जो जुलूस अज़ा है उनमें ज़्यादातर हिस्सा नहीं लेंगे क्योंकि कोविड-19 है और इसके पेश नज़र इस बार पाबंदी ही आयद की गई थी। कुछ शिया रहनुमा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी उन्होंने ये ऐलानात किए थे और पूरा कोऑपरेशन जो है सरकार को देने की बात कही थी। लेकिन कल ही हमने देखा कि बडगाम के कुछ इलाकों में कल भी आज़ादारी के जुलूस निकले और फिर यहाँ पर फोर्सेस ने उन पर ताकत का इस्तेमाल भी किया। लेकिन आज भी इस हवाले से हमने देखा कि ज़िला बडगाम जो कि शिया आबादी वाला एक बड़ा इलाका है, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई थी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कल से ही अगले 5 दिन के लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस का ऐलान किया था। और उसके साथ साथ शहरी श्रीनगर के अंदर भी हमने देखा कि जो शिया आबादी वाले इलाके हैं वहाँ पर सिक्योरिटी को तैनात किया गया था। लेकिन पिछले साल के मुकाबले में हम यही कह सकते हैं कि इस बार जो आज़ादारी के जुलूस है वो बिल्कुल ना निकले और ख़ास तौर पर जो शिया अंजुमने हैं वो इस बार बाहर नहीं निकली थी। लेकिन बडगाम के अंदर सूरत हाल कदर मुख्तलिफ थी। यहाँ पर कर्फ्यू लाइक रिस्ट्रिक्शंस थी, हालांकि कर्फ्यू नहीं था, लेकिन उसके बाद जो कल ही बडगाम के कुछ इलाकों में जब आज़ादारी के जुलूस निकाले गए तो उसके पेश नज़र जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस इंतज़ामिया है उन्होंने इंतज़ामात को हतमी शक्ल देते हुए आज पूरे बडगाम के अंदर जो है सिक्योरिटी को तैनात किया था और इस दौरान आने और जाने वाले लोगों की भी पूछगछ की जा रही थी कि कहीं जो आज़ादारी के जुलूस जो है वो बरामद ना हो सके, तो इस वजह से यहाँ पर भी आज सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे। नाज़रीन, कल ही आपने देखा कि गुलिस्तान न्यूज़ पर कल ही एक खबर नश्र हुई थी जिसमें हमने दिखाया था कि डिस्पाइट कि आज कोविड-19 के पेश नज़र जो स्कूल्स है वो बंद रखने का ऐलान किया गया है और यहाँ तक कि एग्ज़ाम भी अभी तक जो है कंडक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद बारामूला के अंदर एक निजी स्कूल में एनुअल डे मनाया गया था और इस एनुअल डे में बच्चे भी शरीक हुए थे और यहाँ पर रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए गए थे। और जब हमने यही विजुअल्स और यही स्टोरी
गुलिस्तान न्यूज़ पर नशर की तो उसके फ़ौरन बाद ही जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला है वो मुतहरिक हो गई और उन्होंने बाज़ाब्ता इस हवाले से एक प्रेस बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने इस बात की पहले वजाहत की कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से इस तकरीब को मुनक़्क़िद करने के हवाले से या कराने के हवाले से कोई भी जो है उन्हें इजाज़त नहीं दी गई थी, यानी गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर यह तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी। और जब दरस व तदरीस का निज़ाम यहाँ पर मुअत्तल है, बंद है और उस पर पाबंदी आयद है, लेकिन उसके बावजूद कुछ निजी इदारे पैसे हड़पने के लिए या अपने स्कूल की शान बढ़ाने के लिए, गैर ज़रूरी शान बढ़ाने के लिए इस तरह के इवेंट्स करती है, यानी एनुअल डेज़ मना रही हैं, जहां पर बच्चों को भी माना जा रहा है कि मदऊ किया गया था। और इस हवाले से आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका संजीदा नोटिस लिया और गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए यही कह डाला कि इस स्कूल के खिलाफ अब बाज़ाब्ता कार्रवाई होगी और पहले इस पूरी तरह से जांच की जाएगी कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया था और क्या कुछ इसके महरिकात है। लेकिन साथ ही साथ बाकी स्कूल वालों से भी मुतनव्या किया गया है कि वो ऐसी हरकत से बाज रहे। निजी स्कूलों का सवाल है और जहाँ तक एनुअल डेज़ का सवाल है, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियर वाज़े कर दिया है कि किसी को हमारी तरफ से इजाज़त नहीं है और न हमने किसी को अभी तक इजाज़त दी है। और मुझे खुशी है कि जो मैनेजमेंट, जिस प्राइवेट स्कूल का आपने जिक्र किया, उसके मैनेजमेंट वाले अभी मेरे पास आए हुए थे, उनके साथ मीटिंग हो गई है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा आश्वासन दिया है, पूरा भरोसा दिया है कि SOPs का पूरा पालन किया जाएगा, कानून के हिसाब से जो लाजिम होगा वो किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इजाज़त के बगैर वो किसी किस्म का कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ तक कोविड का सवाल है, जब इंशाल्लाह इससे हमें छुटकारा मिलेगा, हालात नॉर्मल हो जाएंगे, तो होपफुली जो भी फिर एक्टिविटी है, चाहे वो एकेडमिक हो, कल्चरल हो या कोई और एंटरटेनमेंट होगा, वो बिल्कुल उसके बाद जो है लोगों को खुली छूट होगी। लेकिन एक बार हमें जो है कोविड से पहले निजात मिल जाए कि जो केसेस, पॉजिटिव केसेस जो है उनकी तादाद जो है बढ़ रही है। अगरचे रिकवरी अभी तक टोटल अगर आप देखेंगे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में 3000 के करीब केसेस अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट जो है वो 2200 के केस जो है वो रिकवर हो चुके हैं और कुछ एक अनफॉर्चुनेटली 100 के करीब डेथ्स भी हुई हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे इस वक्त भी हमारे पास जो है 600 प्लस जो है केसेस पॉजिटिव हैं और जो कि किसी एंगल से हम ये नहीं कहेंगे कि कोई नॉर्मल सी चीज़ है, इट्स काफ़ी चैलेंज है और काफ़ी जो है वो तशवीशनाक बात है। इससे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि जो डेथ्स हुई हैं उसमें काफ़ी यंग लोग भी जो है उनकी भी डेथ्स हुई है, इवन 25 साल 30 साल के लोगों की भी डेथ हुई है। इसलिए लोगों को और भी ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। और लोग जो पिछले हमने 8-10 दिन से देखा, जब हमने रिलैक्सेशन दी थी, बिल्कुल लोग जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर होकर के लॉकडाउन दोबारा लगाना पड़ा ताकि वायरस की चेन जो है रोका, इसको तोड़ा जाए और दोबारा से जो चीज़ें हमने ट्रैक में लाई थी, चाहे वो मॉस्क्स के हवाले से हों, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से हों, उन चीज़ों को दोबारा से ट्रैक पे लाने के लिए ये ब्रेक ज़रूरी था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दिनों में जो हमने ग्राउंड वर्क किया है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं फील्ड में, मजिस्ट्रेट्स हैं फील्ड में और जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, वो सारी जगहों से इनपुट्स लेकर के इस सिचुएशन को हम रिव्यू कर रहे हैं और रिव्यू करने के बाद हम नेक्स्ट लाएमल इसका क्या होगा उसको फॉलो करेंगे। चलिए नाज़रीन, अब बात करते हैं मौसम की। वादी कश्मीर का मौसम कल से ही बदल चुका है और जम्मू के अंदर भी बारिशें हो रही हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक जहां वादी कश्मीर में भी हल्की बारिशें और उसके साथ साथ दरमियानी दर्जे की बारिशें होने का इम्कान जाहिर किया गया था, वहीं पर जम्मू में भी इसी तरह की पेशन गोई की गई थी। लेकिन जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर सड़कें ज़ेर आबाई हैं और नदी नालों की जो पानी की सतह है वो भी बढ़ गई है। ताहम महकमा मौसमियात के साथ साथ जो फ्लड डिपार्टमेंट है उनका मानना है कि सैलाब आने का कोई खतरा नहीं है, बल्कि महकमा मौसमियात ने कहा कि आज शाम से ही मौसम में बेहतरी आएगी और उसके बाद एक बड़ा स्पेल जो है वो ड्राई स्पेल चलेगा और इस वजह से शाम के बाद ही ये बारिशों का सिलसिला रुक जाएगा। लेकिन बारिशें हुई हैं, कई एक जगहों पर नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, लेकिन पहाड़ी इलाके जो हैं वहाँ पर हमने देखा कि लैंडस्लाइडिंग हुई है। इसी तरह का हाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का भी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद है और बानिहाल से आरिफ जो है हमारे साथ मौजूद है। आरिफ ने पूरे जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का हाल देखा, कई एक जगह पर जो फिसलन हुई है और इसके साथ साथ जो लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसके नतीजे में अभी सड़क की जो क्लियरेंस है वो भी जारी है। लेकिन माना जा रहा है कि बारिशें अगरचे उस नवीयत की नहीं हुई, लेकिन सड़क की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है, क्योंकि काफ़ी वक्त से इस सड़क पर काम भी जारी है लेकिन अभी भी वो मुकम्मल नहीं हो पाई है। वजह यह है कि कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ मिलाने वाली शाहरा बेशतर वक्त जो है
इस पर ट्रैफिक की आमरफ्त मुतासिर रहती है। आरिफ वहीद ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर क्या देखा, आइए देखते हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पिछले मुसलसल 72 घंटे से ट्रैफिक के लिए बंद पड़ा हुआ है। इस हवाले से बात करना चाहेंगे। बानीहाल से लेकर डलवास तक दर्जनों मुकामात पर छोटी बड़ी पसिया गिराने के सबब ट्रैफिक को यहाँ पर रोक दिया गया है। ऐसे में ट्रैफिक हुकाम का ये मानना है कि मौसम में बेहतरी आने के साथ ही जो है यहाँ पर ट्रैफिक को रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी। ताहम यहाँ पर मशीनरी जो है जगह जगह पे लगाई गई है, लेकिन मौसम में बिगड़ते मिजाज को देखते हुए और स्लाइड्स का मंजर देखते हुए जो है यहाँ पर सभी पैसेंजर्स को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। क्योंकि अचानक मौसम में तब्दीली के सबब जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की जो सरफेस है वो यहाँ पर नदी नालों की शक्ल जो है वो इख्तियार कर चुका है। ऐसे में लोगों से ये कहा गया है कि सफ़र शुरू करने से पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम्स के साथ राबिता कायम करे। पैंतीहाल से कैमरा शकील नाइक के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को पूरी टीम के साथ इजाज़त।